एवरीवन, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 की क्रांति। और आगे के जो भी क्लासेस आएंगे वो इसी से आगे के टॉपिक होंगे, और जो छूट गए हैं उसका हम बाद में देख लेंगे, मतलब उनको भी बनाएंगे। ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही है और आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप पीसीएस की कर रहे हैं। ये मेंस के लिए है, ये जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको भी इसी तर्ज पे नोट्स बनाने हैं जो आपको लास्ट टाइम पे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति देखेंगे। इसमें हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। कारण, 1857 की क्रांति के प्रसार कहाँ कहाँ था, असफलता का कारण क्या था, उसके परिणाम क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कारण के, तो कारण में हम 3-4 चीज़ें देखेंगे। आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, और प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैनिक कारण क्या थे, और एक तात्कालिक कारण क्या थे। तो अगर हम आर्थिक कारण की बात करें तो आपको पता होगा जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी औपनिवेशिक नीतियाँ चलाई थी जो उनके हित में थी। तो जैसे इसमें हमने 2-3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले उन्होंने किसानों के, अगर हम किसान की दृष्टि से देखें तो राजस्व से, सबसे ज़्यादा राजस्व हमें कृषि से प्राप्त होता था। ठीक, तो उन्होंने 3 प्रकार की राजस्व प्रणाली चलाई थी, स्थायी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। अब इनके अंदर जो भी चीज़ें थी वो हमने अभी नहीं पढ़नी है, बस इतना समझिए कि उन्होंने राजस्व जो था वो बहुत ज़्यादा लगाया था। तो उस राजस्व को पे करने के लिए जो किसान थे वो जितने भी महाजन होते थे उनसे ऋण लेना पड़ता था उन्हें, और उस ऋण को लेकर ही वो राजस्व चुकाते थे। लेकिन इस ऋण को लेने की वजह से वो एक ऋण जाल में फंस जाते थे, क्योंकि ऋण तो वो टाइम पे वापस नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से क्या होता था, जो भी महाजन होते थे या जमींदार होते थे, कुछ टाइम बाद उनकी जो ज़मीन होती थी किसानों की उसको हड़प लेते थे। तो इससे क्या होता था, जो किसान होते थे वो भूमिहीन होते गए। ठीक, तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम बात करें शिल्पकार की, तो शिल्पकारों के लेवल पे क्या था, जो यहाँ के राजा होते थे वो क्या करते थे, शिल्पकारों को मदद करते थे उनके उत्पाद खरीद के। और दूसरा, शिल्पकार जो होते थे अपनी उत्पादों को मार्केट में भी बेचते थे, तो उन्हें 2 जगह से हेल्प मिलती थी। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिए जो राजा थे उनके राज्य को हड़पा, जिसे आप देखेंगे सहायक संधि के थ्रू, और उन्होंने हड़प नीति के, जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसके उन तरीक़ों से क्या करा, अपने साम्राज्य का विस्तार करा। अब जब राजा ही नहीं रहेंगे तो शिल्पकारों को संरक्षण कौन देगा। तो इससे क्या हुआ, जो शिल्पकार थे वो क्या होते गए, शिल्पकार बेरोजगार हुए। जब ये बेरोजगार हुए तो ये गांव की तरफ इन्होंने रुख करा, और जहाँ किसान पहले से ही परेशान थे वहाँ इन्होंने भी बेरोजगारी का, गांव में जाके भी ये बेरोजगार ही रहे, क्योंकि जो ज़मीन थी उस पर दोहरा दबाव पड़ने लगा कि पहले से ही किसान कुछ समस्याएं फेस कर रहे थे, फिर शिल्पकार भी आ गए। अब बात करते हैं व्यापार और उद्योग के लेवल पे क्या प्रॉब्लम थी। इन्होंने क्या करा, 1913 में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। इससे क्या हुआ, जो वहाँ के उत्पाद थे वो तो घर घर तक बिकने लगे, लेकिन जो यहाँ के उत्पाद हम विदेशों में या ब्रिटेन में बेचे थे उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया। जिससे क्या हुआ, जो छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, और जो व्यापारी थे उनको बहुत समस्या, मतलब लघु उद्योग तो समाप्त ही हो गए थे। जो MSMEs होती हैं वो लगभग ख़त्म होने के कगार में आ गए थे। अगर अब हम बात करें राजनीतिक लेवल पे, तो राजनीतिक लेवल पे क्या था, इन्होंने क्या करा, मतलब क्यों लोगों पे असंतोष आया 1857 की क्रांति के लिए। राजनीतिक लेवल पे इन्होंने क्या किया, सहायक संधि लगाई। सहायक संधि वेलेस्ली ने लगाई थी, और डलहौजी ने हड़प नीति। इससे उन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब अगर हम एक लाइन पे बोलें तो जो यहाँ के राजा थे उनको उनकी रियासत से बेदखल कर दिया। इससे उन पे जो राजा थे और जो उनकी जनता थी, क्योंकि वो जनता जो थे वो भावनात्मक रूप से उन राजाओं से जुड़े हुए थे, तो इससे क्या हुआ, उन पे एक असंतोष की लहर फैली, जो बाद में 1857 की क्रांति में आपको दिखेगी। अवध पर उन्होंने कुशासन का आरोप लगा दिया था और अवध को हड़प लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हम राजनीतिक स्तर पर देखते हैं। अगर अब हम बात करें प्रशासनिक स्तर पे, तो प्रशासनिक स्तर पे क्या था, देखो जो पुलिस होती थी, छोटे अधिकारी, कर्मचारी, अदालत होते थे, इनसे आम लोगों का पाला पड़ता था, और यहाँ बहुत भ्रष्टाचार था। इस भ्रष्टाचार से ये लोग जो आम नागरिक थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस वजह से भी उनके अंदर असंतोष था, जो 1857 की क्रांति में दिखेगा आपको। अगर अब सामाजिक सांस्कृतिक कारण की बात करें तो क्या हुआ था, जो अंग्रेज़ थे ना वो भारतीयों को और उनकी संस्कृति को बहुत निम्न कोटि का समझते थे और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार रखते थे।
साथ ही इन्होंने 1913 में क्या करा, भारत में ईसाई धर्म के प्रसार की अनुमति दे दी। ठीक, तीसरा इन्होंने क्या करा, ये वैसे अगर देखा जाए जैसे इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, इसमें क्या था कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तित भी कर देते हो तो आप अपनी पैतृक संपत्ति से निर्वासित नहीं किए जाओगे। तो इन सारी चीज़ें देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ थी, लेकिन उस टाइम पे जो भारतीय लोग थे उन्हें लगा कि जो अंग्रेज़ हैं हमारी संस्कृति पे दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो इस वजह से भी जो यहाँ के लोग थे उन पे क्या था, असंतोष की भावना थी। अब अगर हम बात करें सैनिक कारण की अगर हम बात करें तो क्या रीज़न थे, क्योंकि आपको पता होगा 1857 की क्रांति सैनिकों ने ही स्टार्ट करी थी। तो क्या दिक्कत थी सैनिक लेवल पे, जो वेतन और भत्ते थे, जो पदोन्नति थी, उसमें ना भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। सेम काम उनके सैनिक भी करते थे जो अंग्रेज़ सैनिक थे और जो भारतीय सैनिक थे, लेकिन वेतन भत्ते पे दिक्कत थी, पदोन्नति उनको तो मिल जाती थी, हमको नहीं मिलती थी, और छोटे पदों तक ही हमें रखा जाता था जो भारतीय थे। दूसरा रीज़न क्या था, उनको धार्मिक और जाति चिन्ह धारण करने से रोका जाता था, जिसकी वजह से उनके अंदर एक असंतोष था जो सैनिक थे। तीसरा क्या था, इन्होंने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत बोला गया कि जो सैनिक है उनको अपने जो भी नौकरी का कार्यकाल होगा उसमें एक न एक बार समुद्र पार जाना ही पड़ेगा। और उस टाइम पे ये माना जाता था कि अगर आप समुद्र पार करके कहीं दूसरी जगह जाते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसी धारणाएं फैली हुई थी। तो इस वजह से क्या हुआ, ये सैनिक कारण थे जिसकी वजह से असंतोष फैला। अब अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे चर्बी वाले कारतूस का यूज़ होने लगा था। तो इससे क्या हुआ, जो सैनिक थे उनको लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो कारतूस थे ना उन पे चर्बी लगी हुई थी, गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे मुस्लिम समुदाय भी और हिंदू समुदाय भी जो था वो रुष्ट हो गया, उन पे असंतोष आया, क्योंकि हिंदुओं में जो है वो गाय को पवित्र माना जाता है, जबकि जो मुस्लिम समुदाय है उनमें जो सूअर है उनके जो वध है उसको गलत माना जाता है, उसको मारना मतलब। तो जो विद्रोह हुआ वो सबसे पहले कहाँ से, मतलब जो इन्होंने विद्रोह किया वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, वो दमदम सैन्य छावनी बंगाल में ही सबसे पहले, बंगाल की जो दमदम सैन्य छावनी है वहीं सबसे पहले पता लगा था कि जो कारतूस है उनमें चर्बी लगी हुई है। तो ये तात्कालिक कारण था, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम प्रसार की बात करें तो प्रसार में हम देखेंगे कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और देश के किस किस भाग में 1857 की क्रांति थी। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो मैंने अभी ऊपर बताया था सबसे पहले बंगाल में ही शुरू हुआ था। तो बंगाल का जो बहरामपुर सैन्य छावनी थी, वहाँ के जो सैनिक थे ना उन्होंने सबसे पहले इनकार किया था ये वाले कारतूस यूज़ करने से, और जो वहाँ के उनके जो भी ऑफिसर थे, अंग्रेज ऑफिसर थे, उनका वो जो भी आदेश देते थे उनको मानने से उन्होंने इनकार किया। तो सबसे पहले बहरामपुर सैन्य छावनी। दूसरा बैरकपुर सैन्य छावनी, आपको पता होगा, आपने मंगल पांडे के बारे में सुना होगा। उन्होंने 29 मार्च 1857 को क्या किया था, अपने जो 2 सैन्य अधिकारी थे ह्यूसन और बग, उन पर गोली चला दी थी, जिनमें से जो बग थे वो मारे गए थे। फिर अप्रैल की 8 या 9 अप्रैल को शायद इनको फांसी, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, इनको फांसी दे दी गई थी। तो फिर जो तीसरी, अगर हम विधिवत शुरुआत की बात करें तो वो है मेरठ सैन्य छावनी से। अब एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि शुरुआत तो यहाँ से हो गई थी, लेकिन हम विधिवत शुरुआत यहाँ से क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो था ना इन 2 जगह पे दमन कर दिया गया था, जो भी सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था उसका दमन कर दिया गया था। और जो मेरठ सैन्य छावनी थी वो 10 मई को यहाँ से जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया, और वो आगे बरेली से उन्होंने खान बहादुर खां का नेतृत्व अपनाते हुए वो दिल्ली की ओर गए थे, और जो बहादुर शाह जफर थे उनको उन्होंने अपना नेता घोषित किया, ठीक हो गया। उसके बाद जो विद्रोह था ना वो धीरे धीरे जब ये वहाँ गए, जब ये दिल्ली पहुँचे, तो फिर जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने इनकी बात मानकर आसपास के जितनी भी रियासतें थी ना उनको पत्र भेजा और उनसे अनुरोध किया कि हमें अंग्रेज़ों को भगाने की आवश्यकता है देश से। तो इनकी बात मानकर जो अलग अलग रियासत के राजा थे उस टाइम पे वो आए, जैसे लखनऊ से आई बेगम हजरत महल, कानपुर से आई नाना साहब, फैजाबाद से आई अहमदुल्ला, इलाहाबाद से आई लियाकत अली, झांसी से आई रानी लक्ष्मीबाई और आरा से आए कुंवर सिंह। अब जब आप पढ़ेंगे ना, आप स्पेक्ट्रम पढ़ना डिटेल में, उसमें आप देखेंगे
कि जो जितने भी आए थे ना, हर कोई अपनी अपनी जो व्यक्तिगत समस्या थी ना उस वजह से आए थे। कोई इस उद्देश्य से नहीं आया था कि हमें देश को आज़ाद कराना है। राष्ट्रवाद की भावना उस टाइम पे इतनी आई नहीं थी। वो तो आज से मतलब जो 1857 की क्रांति होगी उसके 20-30 साल बाद धीरे धीरे जो राष्ट्रवाद की भावना है वो उत्पन्न होगी लोगों पे। अब जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्यों आई थी? क्योंकि इनका कोई अपना पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था। और जो झांसी थी ना उसका विलय उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपनी अंग्रेजी शासन में कर दिया था कुल मिला के। और जो जैसे बेगम हजरत महल थी, ये भी पेंशन वाली प्रॉब्लम लेके आई थी। नाना साहब पेंशन है, तो हर कोई अपनी अपनी समस्या लेके आए थे। ठीक हो गया। और कहीं ना कहीं जब आप असफलता का कारण देखेंगे ना उसमें आपको यही रीज़न दिखेगा। उनमें से एक रीज़न ये है कि ये जितने भी थे ना ये राष्ट्रवाद की भावना से नहीं आए थे, बल्कि ये अपनी समस्याएं लेके आए थे। अब हम बात करेंगे असफलता के कारण क्या थे। अगर हम असफलता के कारण देखें तो पहला कारण था विद्रोह का प्रसार। अगर मैं बात करूं विद्रोह का प्रसार कहाँ था, तो आप देखेंगे ना जो ये वाला इलाका है उत्तर भारत का, सिर्फ यहीं आपको विद्रोह दिखेगा। ना तो यहाँ था, ना पूर्वी भारत में था, ना पश्चिमी भारत में था, ना दक्षिणी भारत में था। यहाँ भी जो पंजाब वाला एरिया था वहाँ भी नहीं था। सिर्फ जो यूपी बिहार का कुछ इलाका था यहाँ पे आपको मेनली दिखेगा। जो दिल्ली वाला इलाका है यहीं पे आपको विद्रोह दिखेगा। तो विद्रोह का प्रसार जो था वो केवल उत्तर भारत में था। अगर देखा जाए तो केवल जो 1/4 एरिया है उसमें था। और जो जनसंख्या का अगर हम देखें तो 1/10, मतलब कि देश की जितनी जनसंख्या थी उसका केवल 1/10 जनसंख्या ही इस विद्रोह में शामिल थी। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो केवल 1/4 जो क्षेत्रफल था वो इस विद्रोह में शामिल था। तो इससे क्या हुआ, जब इतने छोटे एरिया में विद्रोह होगा तो उसका दमन बहुत आसान होता है। ठीक हो गया। दूसरा क्या है, सभी भारतीयों का समर्थन नहीं था। अब देखा जाए तो जो मध्य वर्ग था उसने आंदोलन से, मतलब जो विद्रोह था उससे अपने को बिल्कुल अलग रखा। क्योंकि उनका क्या मानना था कि अंग्रेजी शासन अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम पीछे को जाएंगे। वो आधुनिकता चाहते थे, आधुनिक बनाना चाहते थे। तो इसलिए चाहते थे कि अंग्रेज रहें। ठीक। दूसरा था जमींदार वर्ग। जमींदार वर्ग जो थे उन्हें अंग्रेज़ों की उपस्थिति से फ़ायदा ही था, इसलिए इन्होंने भी आंदोलन में कुछ खास भागीदारी दिखाई नहीं। भारतीय शासक, देखिए ये तो जो ये वाले शासक थे ये तो इन्होंने तो भाग लिया, लेकिन बहुत ऐसे शासक थे जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, सिंध पटियाला, ये जितने भी एरिया थे इन्होंने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया इस आंदोलन को दबाने में। और बोला जाता है कि अगर ये सपोर्ट ना करते तो मतलब जो 1857 की क्रांति को जो दबाया गया था शायद कुछ और ही सिनेरियो होता अगर इन्होंने हेल्प ना की होती तो। अगला क्या, विद्रोहियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, मतलब ना तो कोई अच्छा नेतृत्व था ना कोई संगठन था अच्छा, मतलब हर कोई अपने अपने उद्देश्य से आए हुए थे। तो ये भी एक बड़ी समस्या, सब अपने अपने हिस्से आए थे। जो लास्ट है वो क्या, पुराने हथियार और अंग्रेज़ों के योग्य सैनिक कमांडर। जो हमारे भारतीय लोग थे ना उनके पास क्या थे, तलवार, उनके पास था भाला, तो ये सारी चीज़ें थी। जबकि जो अंग्रेज़ थे उनके पास क्या थे, उनके पास बहुत दूरी तक मार करने वाले बंदूकें थी, उनके पास तोप थे। तो उनके पास आधुनिक हथियार थे, हमारे पास पुराने हथियार थे। साथ ही अंग्रेज़ों के जो मैंने क्या बोला था कि हमारे वहाँ कोई केंद्रीय संगठन और नेतृत्व नहीं था, जबकि जो अंग्रेज़ थे उनके पास योग्य सैनिक कमांडर थे। इसके अलावा उनकी सैनिक संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक हो गया। ये सारे हमारे क्या हो गए, कारण हो गए असफलता के। अब देखा जाए परिणाम क्या क्या रहे, तो आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति को जो है वो मतलब भारतीय इतिहास में जो भी हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास रहा उसमें एक बहुत बड़ा चरण माना जाता है। क्यों, अब देखिए परिणाम, ऐसा तो था नहीं कि इससे पहले विद्रोह नहीं हो रहे थे, इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ, लेकिन इसमें कुछ ऐसे बड़े चेंजेस हुए तभी जाके हम 1857 की क्रांति को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं। आप खुद देखेंगे, इसके लिए अलग से एक चैप्टर बना हुआ है। क्यों, उसका रीज़न देखिए आप। सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी शासन समाप्त हुआ। ठीक है, कंपनी शासन समाप्त मतलब अब जो ब्रिटिश क्राउन था ना उसका सीधा शासन स्थापित हो गया। साथ ही क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन था उसने ना अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, क्योंकि विद्रोह हुआ है तो इसका मतलब आपकी नीतियों में कुछ ऐसी दिक्कतें थी तभी तो जाके विद्रोह हुआ है। तो नीतियों में क्या क्या परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे डिटेल में। तो देखा जाए तो पहला क्या था,
जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, ठीक है, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। उसके बदले पे क्या आया, भारत सचिव। ये कहाँ बैठता था, ये बैठता था ब्रिटेन में, और इसकी हेल्प करने के लिए एक परिषद बनाई गई जो 15 सदस्यीय होती थी। ठीक हो गया। और भारत में, अब ये जो भारत सचिव था ना, ये इंग्लैंड में बैठता था। तो इसके साथ ही एक और जो व्यक्ति थे, वाइसराय, एक और पद सृजित करा, वाइसराय, जो कि किसकी जगह पे था, गवर्नर जनरल। जो भारत का गवर्नर जनरल था, उस पद को समाप्त कर दिया, उसकी जगह पर वाइसराय पद बनाया। और ये कौन होता था, ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रतिनिधि हो। साथ ही इसमें क्या किया गया, जो द्वैध शासन था ना, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, जिसमें क्या बोला गया था कि जो प्रशासनिक कार्य हैं और जो व्यावसायिक कार्य हैं कंपनी के, वो अलग अलग है। जब कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया, तो द्वैध शासन भी समाप्त कर दिया। तो अगर देखा जाए तो क्या चीज़ हुई थी, क्या हमको पता लगा कि एक तो जो लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको ख़त्म कर दिया, और उसकी जगह पे क्या बनाया गया, भारत सचिव बनाया गया। ठीक हो गया। भारत सचिव के साथ ही गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त करा, और वाइसराय का पद बना दिया। ठीक, और द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा आपको पता होगा विस्तार की नीति थी अंग्रेजों की, क्योंकि वो चाहते थे ना कि अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करें। जैसे आपने सहायक संधि जो वेलेस्ली के टाइम पे आई थी, डलहौजी के टाइम पे हड़प नीति आई थी। ठीक हो गया। इसको समाप्त कर दिया, विस्तार की नीति को समाप्त करा, और बोला गया कि सम्मान की नीति। इसका मतलब क्या था, अब बोला गया कि तुम गोद ले सकते हो, जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं वो गोद लेकर अपनी रियासत को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब वो चाहते थे कि हम स्थायी तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से शासन करें, ऐसा विद्रोह दोबारा नहीं चाहते थे। अगला क्या था, इन्होंने ना सामाजिक सांस्कृतिक मामले में हस्तक्षेप, मतलब अब हम अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। जैसे सती प्रथा, ये सारी चीज़ें जो लेके आए थे, इस वजह से भी असंतोष फैला था। तो इन्होंने बोला कि हम सामाजिक सांस्कृतिक मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। ठीक हो गया। अब जो अगला है, अगला पॉइंट है, वो है परिणामों का हम मूल्यांकन देखें, मतलब क्या परिणाम निकले। बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा चेंजेस था, लेकिन कैसे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन आया, मुग़ल सत्ता जो इतने सालों से शासन कर रही थी वो उसका नामो निशान ही ख़त्म हो गया था। ठीक हो गया। तो इस संदर्भ में ये युग परिवर्तन का सूचक है, ये बोलते हैं। लेकिन क्या भारतीयों के लिए था? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले था उसकी जगह पे तुम भारत सचिव ले आए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी तुम्हारा ही था, भारत सचिव भी तुम्हारा ही है। ब्रिटिश नीति में जो परिवर्तन करे थे अब इन्होंने, जैसे हम हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, और हम सम्मान की नीति अपनाएंगे राजाओं के खिलाफ, राजाओं के साथ, वो सब जो भी नीति लेके आए थे ना, उसमें भी कहीं ना कहीं औपनिवेशिक हित थे। जैसे बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो हमारे वहाँ रेल लेके आए, वो हमारे वहाँ उद्योग लेके आए। तो आप ये चीज़ समझिए कि जो अंग्रेज़ हमारे वहाँ जो भी नीति लेके आए, या जो भी कानून उन्होंने बनाया, जो भी उन्होंने काम किए ना, उन सब के पीछे था औपनिवेशिक हित। तो जो अब इन्होंने चेंजेस किए ना, उसमें भी औपनिवेशिक हित ही छुपे हुए थे। ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्या फ़ायदा हुआ कि भारतीयों में आत्मविश्वास आया, संघर्ष की भावना आई। 1857 की क्रांति से ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर, आत्मविश्वास आया। उनको ये समझ आया कि जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटेन है, वो अपराजयी नहीं है, मतलब उसको हम पराजित कर सकते हैं। ठीक हो गया। इनको समझ आया कि आपको ये चीज़ समझ आती है कि 20वीं सदी में अहिंसा क्यों बोलते थे, क्योंकि इन्हें समझ आ गया था 1857 की क्रांति से, अगर आप हिंसा करोगे ना तो गवर्नमेंट को चांस मिल जाता है तुम्हारा दमन करने का। तो इसलिए हमेशा अहिंसा, आगे के जब भी आप आंदोलन देखेंगे ना, उसमें अहिंसा पे इसलिए ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने 1857 की क्रांति में जो सैनिक थे ना, उनका दमन किया। ये तोप में लोगों को, मतलब जो सैनिक होते थे, जो भी विद्रोह, इनकी दृष्टि में जो विद्रोही थे, उनको बात करिए तोप से उड़ा देते थे। और इनका क्या कहना था कि इन्होंने हमारे अधिकारी मारे हैं, ये विद्रोह कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। तो इसीलिए जो 1857 की क्रांति है ना, उसमें आप ये चीज़ सीखेंगे कि आगे के आंदोलन को कैसे इन्होंने एक दिशा दी। ठीक हो गया। अब जो लास्ट टॉपिक हम इसमें देखेंगे वो है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। ठीक है। तो अगर आप उनका देखेंगे, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे ना, वो बोलते थे कि जो 1857 की क्रांति है ना, वो कुछ नहीं था, वो एक सैनिक स्वरूप था। मतलब 1857 का विद्रोह जो था उसका स्वरूप सैनिक था। मतलब
इसका मतलब क्या है कि ये ब्रिटिश इतिहासकार बोलते हैं, ठीक है। उनका कहना था ना कि ये कोई विद्रोह सरकार की नीति के खिलाफ नहीं था, बल्कि जो सैनिक थे ना, वो जो सैनिक थे वो अपने वेतन भत्ते और सुविधाओं को लेकर जो उनके अंदर असंतोष था ना, उसी को उन्होंने व्यक्त किया था। ठीक हो गया। ये सैनिक स्वरूप लिए हुए था, ये उनका मानना था, ठीक है। सिपाही विद्रोह से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं था, उनका मानना ये था। जबकि जो दूसरा पक्ष है ना, वो ये बोलता है कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था। जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको डिटेल से पता लगेगा कि जो अलग अलग इतिहासकार थे उन्होंने 1857 की क्रांति को क्या क्या बोला गया। तो बस यहीं पे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है। वैसे तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही है, मतलब इतने ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करेंगे ना, तो ये भी आपको ज़्यादा लगेगा। स्पेक्ट्रम तो आपको बार बार पढ़नी है, लेकिन जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हमको चाहिए होता है ना, वो हमें एक एक दो दो पेज के नोट्स चाहिए होते हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे और टॉपिक को समझने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।